जिसमें हमने बोला था कि एम्प्लॉयज बेनिफिट्स के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं कि एम्प्लॉयज को क्या क्या चीज़ें मिलती है, व्हाट आर द थिंग्स वी आर गिविंग टू द एम्प्लॉयज। तो सबसे पहले हम लोग पेरोल देते हैं, उसका एक्सपेंस देते हैं जो सैलरी होता है। फिर उसके बाद उसको क्या होता है, एनुअल लीव दे देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट दे देते हैं। उसके बाद किसी किसी कंपनी में उसको यस एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम देते हैं, ठीक है। तो ईसॉप बोलते हैं उसे, हम लोग उसे देते हैं। ये सारी चीज़ें हम मिनिमम एक एम्प्लॉय को देते हैं। अब सबकी अपनी अपनी जो अकाउंटिंग का मेथड्स है वो हम उसको समझेंगे, क्या क्या बेसिकली हम इसमें अकाउंटिंग करते हैं। पहले बोलते हैं कि एम्प्लॉय रिसीव कंपनसेशन थ्रू आवरली वेजेस या सैलरी या बोनस, कमीशन और एलिजिबिलिटी टू पार्टिसिपेशन इन दी स्टॉक कंपनसेशन प्लान यानी ईसॉप। एंड पेंशन बोले तो एंड ऑफ सर्विस जो बेनिफिट्स होता है दैट इज कॉल्ड द पेंशन। इन एडिशन टू दिस फॉर्म्स ऑफ compensation in may eligible for the future compensated absence in the form of sick leave और holiday pay। जब हम holiday pay बोलते हैं एक्चुअल में we are talking about the annual leave। तो ये सारा का सारा हम एक एम्प्लॉय को पे करते हैं, ठीक है। अब इस एम्प्लॉय को पे करते हैं तो उसके लिए क्या क्या हम लोग का मेथड्स रहता है, कैसे कैसे हम उसको अकाउंट्स करते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। तो पहले बोलता है कि द एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू अक्रू द लायबिलिटी एसोसिएटेड विद द फ्यूचर, ठीक है, absence when the following conditions exists। यानी हमको जो भी है, हमको अपने एक्सपेंस की एक लाइबिलिटी बना के रखनी पड़ेगी। कोई भी एम्प्लॉय जब हमारे यहाँ पे काम करता है तो ये सारे पेमेंट से रिलेटेड की जो भी लाइबिलिटी है वो सारे। उसके बाद बोलते हैं कि एम्प्लॉयज ऑब्लिगेशन टू कंपनसेट एम्प्लॉय फॉर फ्यूचर absence इन एट्रीब्यूट टू द सर्विस ऑलरेडी rendered बाय द एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये उसको कंपनसेट करेगा उन लियो ऑफ द सर्विस जो भी है। Obligation related to the right of waste, they are not contingent on the employee's future service or accumulate, may be carried forward to one or more accounting period subsequent to which that earned। इसका मतलब क्या होता है कि उनके जो राइट टू रिसीव होते हैं, जनरली ये एग्जांपल्स हम लोग को मिलता है कहाँ पे, एंड ऑफ सर्विस के टाइम पे, ठीक है। या पेंशन की जब हम प्लान करते हैं तब हमको ये वाला पेंशन क्या होता है, वो हमारे पास जैसे जैसे काम करते हैं उनके पेंशन के अक्रू होते हुए चले जाते हैं, ठीक है। फिर पेमेंट ऑफ द कंपनसेशन इज प्रोबेबल, द अमाउंट कैन बी रीजनेबली एस्टिमेटेड। तो हमको अगर पेंशन उनका अक्रू हो जाता है, जैसे यूएई में एक जनरल लॉ है कि कोई भी आदमी आपके यहाँ 1 साल का 1 ईयर्स ऑफ अगर सर्विस कंप्लीट कर लेता है तो हम उनको 21 डे ऑफ सर्विस देते हैं, 21 डे ऑफ सर्विस एज अ एंड ऑफ सर्विस देते हैं, ठीक है। एंड ऑफ सर्विस यानी सेटलमेंट के फॉर्म में देते हैं। और दूसरा, अगर जैसे यूएई का कोई बंदा काम कर रहा है तो हर महीने उसकी सैलरी से कितना 26% देते हैं ना, कितना देते हैं प्रमोद भाई? अगर यूएई का जो लोकल बंदा अगर आपके यहाँ काम करता है तो उसका पेंशन का पेमेंट परसेंटेज कैसे निकलता है? 11 + 15 या 5 + 15। अगर कोई पहले अगर यूएई में कोई भी बंदा काम कर चुका होता है 2002 से पहले तो उसमें 5% एम्प्लॉई का शेयर्स होता है और 15% एम्प्लॉयर का शेयर होता है। और जो लोग 2022 के बाद जो लोग ज्वाइन किए हैं उनका या 23 है, वो 22 या 23 उन्होंने साल रखा है, उसके बाद जो लोग एम्प्लॉयमेंट में आए हैं उनका 11% एम्प्लॉई पे करता है अपने पास से और 15% एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो टेक्निकली जब भी आप अपना सैलरी प्रोजेक्शन बनाते हैं तो आप उसको 85% से डिवाइड करिएगा, तभी आपका सही सैलरी प्रोजेक्शन बनेगा, नॉट 11%। 11% तो एम्प्लॉय का शेयर है, वो एम्प्लॉय खुद अपने सैलरी से कटवाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है होता है यूएस गैप कंपनी शुड रिकॉग्नाइज द एक्सपेंसेस एंड रिलेटेड लायबिलिटी फॉर द कंपनसेटेड एब्सेंट इन द ईयर अर्नड बाय द एम्प्लॉय। तो जितना वो अर्न किया रहेगा उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अपने एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे। अंडर आईएफआरएस शॉर्ट टर्म बेनिफिट एक्सपेक्टेड टू बी सेटल विद इन 12 मंथ। अगर कोई शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स है तो उसको 12 मंथ्स में पे कर देना होता है। फॉर द एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड मस्ट बी अप्रूव्ड। तो जिस पीरियड से रिलेटेड होता है उस पीरियड में उसको अप्रूव करना पड़ता है। द अमाउंट ऑफ द फ्यूचर पेड absence must be accumulated and carry forward in the current period। entitlement is not used in full year। यानी अगर एक एम्प्लॉई आपके यहाँ उसको आप 30 डेज का एम्प्लॉयमेंट देते हैं, 30 डेज का उसको
सॉरी 30 डेज का आप उसका लीव इंटाइटलमेंट है। और अगर 30 डेज के अंदर में अगर वो 15 दिन यूज़ किया तो बाकी 15 दिन का जो लीव इंटाइटलमेंट है वो क्या करेंगे, आप उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है। द liability result from the employee service rendered and this rendered services increase entitlement to the future paid absence। तो ये फ्यूचर में क्या होगा कि उनकी पेमेंट यानी आप इस साल में एक्सपेंस बुक कर लेंगे और नेक्स्ट ईयर में जब वो पे करेंगे तो ये लाइबिलिटी के अंदर पे करेंगे। तो हमको थोड़ा सा अकाउंटिंग एंट्री बताइए तो कि आप जो है कोई एम्प्लॉय का जो है लीव जो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स है वो कैसे हम लोग अप्रूव करते हैं और कैसे पेमेंट करते हैं, थोड़ा हमको अकाउंटिंग बताइए। तो मान लीजिए हम यूएई का लॉ फॉलो कर रहे हैं, 21 डेज एंड ऑफ सर्विस है, ये हमको बताइए कि इसके लिए कैसे अकाउंटिंग होगा। और फिर हम एनुअल लीव की भी अकाउंटिंग आपसे समझेंगे कैसे होता है। थोड़ा हमें बताइए, एक आदमी है जिसकी सैलरी है 10,000 की, 10,000 की सैलरी है। ठीक है। अब आप हमको बताएं कि कैसे कैसे एक्सपेंस बनेगा और कैसे अपने ईयर्स, मान लीजिए कि हम लोग अकाउंटिंग ईयर जो है हम लोग का अभी 2025 चल रहा है, तो दिसंबर पे जब हम बनाएंगे तो हम इसको कैसे अप्रूव करेंगे या कैसे हम अपना पेंशन इसके एंड ऑफ सर्विस की जो या ग्रेचुटी की लाइबिलिटी है वो कैसे बनाएंगे, बताइए तो। बेसिक बेसिक सैलरी का। ठीक है। ठीक है। अनपेड लीव है तो उसको डिडक्ट करना है। ठीक है। हम्म। तो मान लीजिए अभी आपकी अकाउंटिंग कैसे बनेगी वो बताएं। हम्म। ठीक है। अब ये जो हमने बनाया, तो मान लीजिए कि हम यूएई का जनरल लॉ अप्लाई कर रहे हैं यानी 21 डेज की उसकी सर्विस बनेगी। ठीक है। तो ये कैलकुलेशंस कितना बनेगा, मान लीजिए 50% बेसिक का, 50% हमारा वो है जीएनए, 50% अदर्स है। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, सबसे पहला रिक्वायरमेंट है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। मान लीजिए कि ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है इसका पहले 2025 बना रहे हैं तो 1/5/2024 है। ठीक है। कैलकुलेशन बताइए। अच्छा, तो आप बोल रहे हो कि हम इसको डेज में कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। तो 2024 में कितना दिन काम किया होगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो होता है और डेट ऑफ टर्मिनेशन या डेट डेट ऑफ जी 1.5 डेज पर मंथ। तो 1.5 डेज अगर पर मंथ बनेगा, इसका मतलब 12 महीना में कितना बन जाएगा उसका, 18 डेज बनेगा। बट यूएई के लॉ के हिसाब से उसको 21 डेज। तो हमने यहाँ पे एज्यूम किया है 21 डेज का, तो आप हमको थोड़ी सी वर्किंग कैलकुलेट करा दीजिए। वैल्यू 10,000 की सैलरी है, 50% की बेसिक है, 50% अदर्स है, 1/5/2024 को वो कंपनी ज्वाइन किया है। अब आप हमको उसका एंड ऑफ सर्विस कैलकुलेशन बताइए प्रोविजन बनाने के लिए। 31 दिसंबर पे हम बैठे हैं, वी आर क्लोजिंग आवर बुक्स ऑन 31 दिसंबर 2025। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द अमाउंट आई शुड राइट।
हाँ, एज ऑफ दिसंबर 31 दिसंबर 2000 जी 1.75 क्या पर पर मंथ। चलिए 1.75 पर मंथ हो जाएगा। कैलकुलेशन करके हमको बताइए कितना दिन का प्रोविजन बनाइएगा। पहला तो ये बताएं कि 2024 में उसका इंटाइटलमेंट बनेगा क्या। इंटाइटलमेंट नहीं बनेगा लेकिन अक्रूवर्स में निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि पहले साल में उसका आप अप्रूवल भी कैसे बनाएंगे, क्योंकि आपका रूल है कि उसको 1 ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो पहले साल में उसका प्रोविजन नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि पहले साल में वो एलिजिबल ही नहीं हो रहा था लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से। सेकेंड ईयर में वो एलिजिबल हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि 2024 में उसने कितना दिन काम कर लिए, यानी 7 महीना काम किया। कितना, हाँ 7 महीना, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, पूरा 7 महीना नहीं 8 महीना काम किया। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 8 महीना 2024 में काम किया। और दिसंबर 2025 में उसने कितने काम किए, तो 2024 में इसने काम किया 8 मंथ, 2025 में उसने काम किए 4 मंथ, कैसे पूरा का पूरा 12 मंथ। तो 12 8 20 मंथ का उसको प्रोविजन बनाना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर है जब उसकी एलिजिबिलिटी बन रही है, ड्यू हो रही है। ठीक है, तो 20 मंथ्स के ऊपर अगर आपका, तो आप ये कर सकते हो 21 डिवाइड बाई, तो इसकी प्रोविजंस कैलकुलेट करने के लिए आपको करना पड़ेगा 21 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 20। हो गया बात खत्म। 21 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 20, यानी कि 35 डेज की उसकी 35 डेज की। अब उसकी सैलरी है कितने की, 5000 की। 5000 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 35, ठीक है, डिवाइड बाई 30 इंटू 35, यानी कि 5833 बन रहा मेरा। ठीक, ठीक है, कोई नहीं, वो बस फ्रैक्शन में ऊपर नीचे बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आप डेज पे निकालिएगा तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। बट ठीक है, इतना हमारे पास एक एक्सपेंस बुक हो जाएगा, यानी कि 5833 का एक्सपेंस बुक हो जाएगा और 5833 का क्या प्रोविजन आपका बुक हो जाएगा। अब यही बंदा, नाउ ही इज लीविंग द कंपनी, he resigned फर्स्ट फरवरी को। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि पहले हम निकालेंगे उसका, उसकी एलिजिबिलिटी, यानी उसकी एक्चुअल कितने महीने की उसकी बनती है, उसका पेमेंट पहले निकालेंगे, यानी कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमारा कितना महीना हो गया, 1 फरवरी। अभी तक हमने कितना दिन का निकाल लिया था, 20 महीना प्लस 2 महीने, यानी 22 मंथ्स। 22 मंथ्स ना, 21 मंथ, ठीक है, 21 मंथ्स। तो अभी हमारा 21 मंथ्स बना, तो 5000 डिवाइड बाई 12, सॉरी, पहले तो 21 मंथ में उसका पेबल कितना बनेगा वो निकालना है। 21 मंथ्स, तो हम उसके लिए एलिजिबल डेट निकालेंगे। एलिजिबल डेट निकालेंगे, तो एलिजिबल डेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 21 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 21, 21 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 21, यानी कि
36.75। अब 36.75 में 35 पॉइंट डेज का हमारे पास ऑलरेडी प्रोविजन है। तो यानी कि नए साल में जब हम पेमेंट करेंगे तो हम क्या पेमेंट करेंगे, हम पैसे पे करेंगे ना, वी हैव टू पे द लायबिलिटी। तो अब हम पेमेंट करते वक्त क्या लिखेंगे, हमारे पास पैसा कितना दिन से जाएगा, हमारा पैसा जो जाएगा वो कितना दिन से जाएगा, 36.75 डेज का पैसा। तो 36.75 डेज का अगर मुझे पैसा जाएगा तो उसके लिए मुझे कितना वैल्यू डालना पड़ेगा, तो हम 5000 डिवाइड बाई 30 इंटू 36.75 यानी कि 6125। ठीक है। अब लाइबिलिटी हमारे पास पहले से कितने का बना हुआ था, 5833 का लाइबिलिटी बना हुआ था। तो ESOP लाइबिलिटी 5833। तो अब बाकी का जो बचा रहेगा वो क्या करेंगे, तो अब हम एक्सपेंस लिखेंगे, एक्सपेंस 291 या 292 जो भी है, राउंड ऑफ करने के लिए 292 कर देंगे। ठीक है। तो ये यहाँ पर बेसिकली हमने दो चीजें समझी, एक करंट ईयर का एक्सपेंस को आप करंट ईयर में राइट ऑफ कर दिया, पिछले साल में चूंकि ये कंटिन्यूइंग नेचर का एक्सपेंस था तो पिछले साल का जो एक्सपेंस था उसको डेबिट किया और लाइबिलिटी अपनी बुक्स पे रखे रहे। जब लाइबिलिटी आपने पे ऑफ किया, आपने लाइबिलिटी को डेबिट करके पे ऑफ कर दिया। ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे ये पूरा का पूरा डिस्कशन बोलता है कि अगर 12 महीना से ऊपर की लाइबिलिटी है तो एक्सपेंस वो आप बुक कर लीजिएगा और एक्सपेंस के अगेंस्ट लाइबिलिटी बना के रखिएगा सिस्टम के अंदर। ठीक है। अब सिक लीव जो हम लोग देखते हैं तो बोलता है कि सम कंपनी ओनली पे सिक इफ देयर इज अ इलनेस ऑकर्स, यानी कि आपको अगर बीमार हुए तभी आपको सिक लीव मिलेगा, अगर बीमार नहीं है तो आपको सिक लीव नहीं मिलेगा। अदर कंपनी में अलाउ द एम्प्लॉय टू टेक ऑफ रिलेटेड टू द एक्यूमुलेटेड सिक पे, यानी कहीं कहीं ऐसा बोला जाता है कि आप सिक पे जो है आपको एक तरह का कैजुअल पे है, आप नहीं भी सिक है तो भी हम आपको पैसे दे देंगे, इवन इफ द एम्प्लॉय इज नॉट इल। ऐसा सिचुएशन हो सकता है, कोई कंपनी की पॉलिसी होगी, दे सकती है। तो इस सिचुएशंस में क्या होगा कि ये नॉर्मल एक्सपेंस की तरह डेबिट हो जाएगा और आपको पैसे देंगे। Under US, an employer is not required to accrue a liability for a non-vesting accumulated right to receive sick payment. Estimate the future sick pay are not reliable and the cost of making and evaluating those estimated do not justify making an approval. तो ये सिचुएशन बोल रहा है कि जब होएगा तब हम पे करें। ठीक है। आपको सिक लीव के लिए अलग से कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। However, the employer should accrue the sick leave benefit if the four criteria are met and the estimate is reliable. The criteria met and reliable कब हो जाएगा, जब कंपनी की पॉलिसी होगी कि आप सिक लो, आप बीमार हो नहीं हो, इफ यू आर नॉट इल बट यू आर एलिजिबल, तो आपको एक्यूमुलेट करके आपको सिक का पेमेंट कर देंगे, यानी एक साल में आपको 10 दिन का हम कैजुअल लीव दे देंगे। तो 10 दिन का अगर एम्प्लॉय नहीं भी लेगा तो भी मतलब वो एक्चुअल सिक नहीं भी हुआ तो भी हम उसे 15 दिन का देंगे। तो ये एक तरह के एनुअल लाइबिलिटी, ये एनुअल लीव की तरह इसको ट्रीटमेंट करेंगे, यानी हम हर महीने इसको अक्रू करेंगे और जब पैसे पे करेंगे तो उस अक्रूवल के अगेंस्ट पेमेंट कर देंगे, जैसे मंथली लीव आपके बिजनेस में अक्रू होती है। ठीक है। फिर अब बोलता है कि नॉन कंपनसेटरी यानी स्टॉक परचेज प्लान। Under US, an employee stock purchase plan is a non-compensatory if it meets all the criteria, यानी कि ये नॉन कंपनसेटरी नेचर का। ठीक है। कि हम स्टॉक ऑप्शन दे देते हैं अपने एम्प्लॉय को बाय करने के लिए, यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया को दिया गया, लेकिन वो क्या होता है कि हम पैसे जितने देते हैं, पहला तो हमारा जितना शेयर वैल्यू सिस्टम में क्रेडिट होगा वो फुल वैल्यू पे क्रेडिट कर लेंगे,
हम आपके पास एंट्री लेके आते हैं, तब इसमें ज़्यादा आपको समझ आएगा। ये है क्वेश्चन, स्टॉक ऑप्शन का क्वेश्चन है। बोल रहा है ऑन जनवरी 1 ABC granted an option exercisable after 31st December ईयर 2, यानी दूसरे साल पे आपको एक्सरसाइज करने का ऑप्शन मिलेगा टू परचेज 10,000 शेयर ऑफ 5 रुपीज कॉमन स्टॉक एट 25 रुपीज, यानी 5 रुपए का शेयर 25 रुपए में आपको खरीदने का वो मिल जाएगा, ऑफर मिल जाएगा। ठीक है। ऑन दी ग्रांड डेट द मार्केट वैल्यू कितने का है? 20 रुपए का है। कितने का मार्केट वैल्यू? 20 रुपए का है। यूजिंग द एक्सेप्टेबल वैल्यूएशन मॉडल द ऑप्शन हैड अ टोटल फेयर वैल्यू ऑफ 50 है। जो ऑप्शन हमने दिया था उसकी एक वैल्यूएशन हमने कराई थी किसी एक्चुअरियल से या किसी वैल्यूअर से, वो बोला इस ऑप्शन की एक्चुअल वैल्यू 50,000 है। The option is to serve as a compensation for the service during year 1 and during year 2। ठीक है। तो ये एक ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन क्या होता है? मैंडेटरी नहीं है, आपको मन है तो आप लीजिए, नहीं मन है तो आप इसको फॉरगो कर दिए, यानी आप इसको छोड़ दीजिए। तो पहला एक साल में क्या हो रहा है कि हमने ऑप्शन दिया। ठीक है। तो पहले साल में हम ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं कि देखिए the option is to serve as a compensation for service during 1 and year 2। और आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करने कब मिलेगा? ईयर 2, यानी दूसरे साल में आपको एक्सरसाइज करने मिलेगा। तो सबसे पहले बोला है कि जब हमने ऑप्शन का ये किया था, अनाउंसमेंट किया था, तो अनाउंसमेंट के टाइम में कोई भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगी, क्योंकि जनवरी 1 में हमने सिर्फ अनाउंस किया है हम अपने स्टॉक एम्प्लॉय के लिए स्टॉक ऑप्शन ला रहे हैं, जिसको मन है वो एक्सरसाइज कर लेगा, दूसरे साल में वो शेयर खरीद पाएगा सो एंड सो प्राइस पे। ठीक है। अब हम देखेंगे कैसे। तो सबसे पहले जनवरी में जब हम अनाउंसमेंट ला रहे हैं तब हमारे पास कोई जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अनाउंसमेंट डेट पे कोई एंट्री करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये जो है 10 रुपए का जो शेयर है वो कितना में जा रहा है? 25 रुपए में हमने ऑप्शन दिया। कितने में ऑप्शन दिया है? 25 रुपए में। तो ये बताएं, तो 5 रुपए का शेयर को 25 रुपए में, इसका मतलब जो 10,000 शेयर है वो आपको 5 रुपए का कॉमन शेयर है, और आप उसे बेच रहे कितना में? 25 रुपए में। तो एडिशनल, तो हमारे पास एडिशनल 25 में, सॉरी, तो एडिशनल पेडिंग कैपिटल हमारे पास कितना आ रहा है? 20। नहीं नहीं, 20,000 कैसे? एक मिनट रुकिए। हाँ तो 20, मैं यहाँ पे ये ऑप्शन प्राइस लिखा है, यहाँ पे मैंने 20 ही लिखा है। देखिए आपके पास मैंने 20 ही लिखा है, 20 ही लिखा है। ठीक है, नीचे मैंने 20 ही लिखा है। उसके बाद जो हम ये दे रहे हैं फेयर वैल्यू, उसका हम दे रहे हैं 50,000 का, जिसकी फेयर वैल्यू वैल्यूएशन है। तो 10,000 का 5 रुपया, 50,000 एडिशनल पेडिंग कैपिटल 30 रुपए का। और ये क्या बोल रहे हैं? ईयर 1 ऑल एक्सरसाइज द मार्केट वैल्यू स्टॉक इज 35, पर 35 तो कहीं पे दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। मार्केट प्राइस तो कहीं पे दिया ही नहीं है। ऑन दी ग्रांट डेट जो है, जिस दिन हम ये ऑप्शन ग्रांट कर रहे हैं उस दिन ये 20 रुपए की है। ठीक है। यूजिंग द acceptable valuation model the compensation total value is 50,000। the option has to serve
एज अ कंपनसेशन फॉर द सर्विस ड्यूरिंग ईयर 1 एंड ईयर 2। तो इसमें छोटा सा substantially full time employee meeting limited qualifications for be eligible equally but apply me limited। इसमें ये प्राइस 35 के लिए क्यों लाया? all are exercise and on the exercise date the market value is 35। अच्छा, ये assumption लिया है। अब देखें तो सबसे पहले जो हमारे पास जो उसने फेयर वैल्यू किया, ये 2 साल में इसका वो है, मतलब क्योंकि हमको एक्सरसाइज करने के लिए 2 साल का टाइम मिला है, तो इसको 2 साल में हम इक्वेट करेंगे, यानी हम इसको 2 साल में अलोकेट करेंगे ये पूरी की पूरी फेयर वैल्यू को। अब इसमें एक क्वेश्चन में ये एजम्पशन है कि ये 35 में शेयर जो है बाद में बिक रहा है। 35 में शेयर जो है जिस दिन सारे एम्प्लॉय अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हैं उस दिन ये मार्केट में 35 का है। तो 35 का होने का मतलब ये है कि 35 माइनस 5 यानी 5 रुपए का है, तो बाकी का जो 30 है वो 30 हमारे पास क्या है? एडिशनल पेड इन कैपिटल है, जिसको हम शेयर प्रीमियम बोलते हैं। अब शेयर प्रीमियम में यहाँ पे 30 का शेयर प्रीमियम है, जबकि पहले से 30 इंटू 10,000 तो हो गया हमारे पास 3 लाख का शेयर प्रीमियम है। अब 3 लाख के शेयर प्रीमियम में पहले से हम 25-25 हजार करके 50,000 का शेयर प्रीमियम ये जो ऑलरेडी हम क्रेडिट कर चुके हैं स्टॉक ऑप्शन के अंदर। स्टॉक ऑप्शन के अंदर में हम ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं। तो अब जो हमको नया क्रेडिट करना है वो सिर्फ 250,000 का शेयर प्रीमियम क्रेडिट करना है। ठीक है, तो अब हम पहले आते हैं कि यहाँ पे जो हम ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन को हम 2 साल में अलोकेट करेंगे। तो हमारा कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और एडिशनल पेड इन कैपिटल 25,000, तो ये ईयर 1 का हो जाएगा। सेकेंड ईयर में भी कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 25,000 और वो एडिशनल पेड इन कैपिटल 25,000 जमा हो गया। तो दोनों एडिशनल पेड इन कैपिटल हमारे पास जमा हो चुका है। अब हम जो क्या है, हमको पैसे जो है हमने ऑप्शन दिया है अपने एम्प्लॉय को कि आई विल सेल इट फॉर 5 रुपीज और $5, तो 10,000 इंटू 5 जितना से उसको दिया और जितना पैसे कलेक्ट किए उतना का वो एंट्री उसको ऑप्शन दिया हुआ है खरीदने के लिए 25 रुपए में। 5 रुपए का शेयर कैपिटल है, ठीक है, तो 5 रुपए से शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया। 25 रुपए में दिया हुआ है, तो हमारे पास जो पैसे जमा हो जाएंगे 25 रुपए के हिसाब से कितने का? 10 इंटू 25 2,50,000। बाकी जो हमने एडिशनल पेड इन कैपिटल हमको मिलना चाहिए था वो 50,000 हमारा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने उसको कम में, यानी हमने चूंकि एम्प्लॉय को दिया है, वी आर नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ प्रीमियम, तो हम उतना एडिशनल पेड इन कैपिटल को डेबिट कर देंगे। हम 50,000 से डेबिट कर देंगे ताकि हमारा ये वैल्यूएशन रीच हो जाए। अब इसको हम थोड़ा सा और आसान कर दे रहे हैं मैथमेटिकली एक टेबल बना के। हम 1 जनवरी को 5 रुपए के शेयर प्राइस वाला आइटम को बोल रहे हैं हम तुम्हें 25 रुपए में दे देंगे, यानी तुम अगर 2 साल तक मेरे पास काम करोगे तो हम तुमको ऑप्शन दे रहे हैं, यू कैन बाय दिस शेयर फॉर 25, बट जिस दिन ये ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा है उस दिन उस शेयर का प्राइस है 30 रुपया। कितने का? 30 रुपया। तो क्या हो रहा है, ये जो, हाँ तो सुनिए ना, तो ये बीच का जो 30 रुपया जो हमने, ठीक है, जो एक्सरसाइज वाले दिन का जो प्राइस है, एक्सरसाइज वाले दिन हमको जब वो पैसे आ रहे हैं, एक्सरसाइज का मतलब जिस दिन हमको बेचना पड़ रहा है उस दिन का मार्केट प्राइस कितने का है? 30 रुपए का। अब मुझे पैसे एक्चुअल में कितने मिले? 10,000 शेयर के। 10,000 शेयर पे मुझे पैसे मिले सिर्फ 2,50,000, जबकि हमको मिलने कितने चाहिए थे? अगर मैं मार्केट में बेचता 10,000 के हिसाब से तो मुझे मिलते 30,000, यानी कि एम्प्लॉई को शेयर देने के कारण मुझे कितने का एज अ बिजनेस नुकसान हो गया? 50,000 का।
अच्छा, ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज हमने ऑप्शन करने के लिए कितने साल लगाए हैं? 2 साल लगाए हैं। तो ये 2 साल में इसके एक्सपेंस को आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो देखिए, सवाल को फिर से समझिए कि भाई ऐसा है, 5 रुपए का शेयर हम आपको 25 रुपए में बाई करने का ऑप्शन देते हैं एट द एंड ऑफ ईयर 2, यानी सेकेंड ईयर पे। पर जिस दिन आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उस दिन की मार्केट वैल्यू है 30 रुपया। 10,000 शेयर के हिसाब से 2,50,000 ही हम प्रीमियम आपसे कलेक्ट कर पा रहे हैं, और 50,000 का हम आपको जो है शेयर की जो एक्चुअल वैल्यू है वो दे रहे हैं। लेकिन हम बाजार से जो खरीद कर पाते, हमको 2,50,000 ही मिल रहा है टोटल मार्केट, जबकि अगर हम बाजार में बेचते तो हमको 3 लाख में बिकता। तो दोनों में जो मेरा प्रीमियम लॉस हो रहा है, जो मेरा प्रीमियम का लॉस हो रहा है वो हो रहा है 50,000, और ये लॉस जो हो रहा है वो 2 साल पे हो रहा है। तो इसको, ये जो 50,000 का लॉस है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवर 2 पीरियड, क्योंकि हमने एम्प्लॉय को कमिटमेंट किया था अगर 2 साल मेरे साथ रहोगे मैं तुम्हें ये शेयर 25 रुपए में बेचूंगा। ठीक है, ये बहुत ट्रिकी चीज होता है। तो जितने का, तो यहाँ पे ऑप्शंस का वैल्यूएशन पहले से निकाल के हमको दे दिया था क्वेश्चन में। अगर ये नहीं देता तो हमको एक्सरसाइज प्राइस निकाल के देता। हमको क्या निकाल के देता? एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है, उस दिन का जो मार्केट, सॉरी, एक्सरसाइज प्राइस तो मेरे पास दिया हुआ, उस दिन का मार्केट प्राइस हमको निकाल के देता। जिस दिन हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उस दिन का मार्केट प्राइस मुझे देता। मार्केट प्राइस ऑन एक्सरसाइज डेट, मार्केट प्राइस ऑन एक्सरसाइज डेट हमको देता। नहीं दिया था, हम रिवर्स कैलकुलेशन करके गए हैं कि हमने ऑलरेडी ऑप्शन दिया हुआ है, हमने ऑप्शन दिया हुआ है 25, हमने ऑप्शन दिया हुआ है 25 इंटू 10,000 प्लस 50,000 का हमारा लॉस, यानी कंपनसेटरी लॉस। तो 2,50,000 प्लस 50,000 यानी 3 लाख रुपया उस दिन की मार्केट वैल्यू होती, और 10,000 शेयर पे ये करते, डिस्ट्रीब्यूट करते, तो यानी कि 30 रुपया पर शेयर हमारा निकल गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो जो अकाउंटिंग ऑफ स्टॉक ऑप्शन करना है वो इस तरह से ही करना है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिया हुआ है कि हम ये ऑप्शन किसको किसको देंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल लिया गया है कि हम किसको किसको ये ऑप्शन देने वाले हैं। तो सबसे पहले बोला एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जो होगा वो एक नॉन कंपनसेटरी है। इफ इट मीट ऑल दी फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। पहला, ऑल फुल टाइम एम्प्लॉय होना चाहिए, यानी वो एम्प्लॉय फुल टाइम होना चाहिए। ठीक है, मीटिंग द लिमिटेड एम्प्लॉयज क्वालिफिकेशन में भी पार्टिकुलर्स, ठीक है, but participates qualification may participate, excluded are the officials employee owning the specific amount of the outstanding stock। यानी यहाँ पे कंडीशन है कि कुछ एक एम्प्लॉय को हम एक्सक्लूड कर देंगे, उनको हम स्कीम में शामिल नहीं करेंगे। पहला, स्टॉक इज ऑफर्ड टू एन एलिजिबल एम्प्लॉय इक्वली बट द प्लांट में लिमिटेड टू द टोटल नंबर ऑफ द शेयर्स कैन बी परचेज, यानी कितने शेयर्स परचेज कर सकते हैं ये आप डिफाइन कर देंगे। दूसरा बोल रहा है द टाइम परमिटेड टू एक्सरसाइज इज लिमिटेड टू अ रीजनेबल पीरियड। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा लाइफ टाइम खुला रहेगा, ये कोई एक पर्टिकुलर पीरियड पे आपको दिया जाएगा कि आपको ये, जैसे राइट शेयर्स होते हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर होते हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है, आप ये शेयर इस प्राइस पे बाई कर सकते हो। उसी तरह एम्प्लॉय का भी कुछ अपना वो है। ठीक है, तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बोला एनी डिस्काउंट फ्रॉम द मार्केट इज नो लॉन्गर नॉट ग्रेटर दैट वुड बी रीजनेबल ऑफर फॉर द स्टॉक टू शेयर होल्डर और अदर्स। अब जो डिस्काउंट हो रहा है वो अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, सिंपल से ये ऐसे ही बोल रहा है, ताकि इससे क्या होगा कि मार्केट में अगर आपको सस्ते में ज्यादा शेयर मिल जाएगी तो हो सकता है कि आप मार्केट में शेयर प्राइस को मैनिपुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कंपनसेटरी स्टॉक ऑप्शन एंड स्टॉक परचेज प्लान। कंपनसेटरी स्टॉक ऑप्शन एंड स्टॉक परचेज प्लान रिक्वायर द रिकॉग्निशन ऑफ कंपनसेशन एक्सपेंसेस। तो जितना हमारा कंपनसेशनरी एक्सपेंसेस है उसको आप बुक्स पे रिकॉग्नाइज करेंगे। अंडर द फेयर वैल्यू मेथड टोटल कंपनसेटरी इज मेजर्ड बाय
applying all acceptable fair value pricing model such as the Black-Scholes option pricing model। ये जो Black-Scholes option pricing मॉडल है ये आप पढ़ेंगे पार्ट 2 में। ये बहुत कैलकुलेशन है, शायद पार्ट 2 में ना भी हो, लेकिन ये सीए में पढ़ना होता है और एससीसी और सीएफए सब में पढ़ना पड़ता है Black-Scholes ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, जिससे वो ऑप्शन की प्राइस कैलकुलेट होती है। दिस कंपनसेशन एक्सपेंसेस calculate on the grant date of the option and allocate over the service period according with the matching principle। यानी अभी जो हमारा जो एक्सरसाइज करने का पीरियड था वो 2 साल पे था, और वो जो हमारा कंपनसेटरी एक्सपेंसेस था उसको हमको 2 साल में डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। द सर्विस पीरियड इज द वेस्टिंग पीरियड विच इज द टाइम बिटवीन द ग्रांट एंड द वेस्टिंग। तो यहाँ पे जो वेस्टिंग टर्म लिखा हुआ है ये एक्चुअल में एक्सरसाइज डेट है, जिस दिन आप ये एक्सरसाइज करेंगे कि हाँ मैं ये शेयर बाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो द प्राइस एक्सरसाइज एट विच अंडरलाइन कैन बी परचेज परसुएंट टू द ऑप्शन, तो इसको हम एक्सरसाइज डेट बोलते हैं। एक्सरसाइज डेट द डेट बाय विच द ऑप्शन होल्डर मस्ट यूज द ऑप्शन टू परचेज, जिस दिन आपको डेट दिया गया उस दिन आप खरीद लीजिए, वही हमारे लिए एक्सरसाइज डेट होता है। प्राइस तो जिसमें हमको ऑप्शन खरीदना है, और डेट जिस दिन में हमको खरीदने का डेट दिया गया है। फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन का मतलब होता है ये जो इकोनॉमिक प्राइसिंग मॉडल से यानी Black-Scholes मॉडल से आपने अपने जो ऑप्शन की हम जो सवाल कर रहे थे उसमें ऑप्शन आपको दिया गया था कि आप 25 रुपए में शेयर को बाय कर लीजिए, दैट वाज द ऑप्शन। अब वो कैलकुलेट कैसे हुआ वो हमारा मसला नहीं है। ग्रांट डेट का मतलब होता है कि जिस दिन आपको, तो हमारे क्वेश्चन में 1 जनवरी जो ईयर 0 था वो हमारे लिए, या ईयर 1 था हमारे लिए, वो हमारे लिए ग्रांट डेट था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो ये एक छोटा सा ट्रिकी सा पार्ट था। अब ये बोल रहा है कि स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, द स्टॉक एप्रिसिएशन राइट entitles an employee to receive an amount equal to the excess of the market price at the exercise date over the predetermined amount, usually market price at the grant date। The excess amount multiplied by the number of the right outstanding recorded as a compensation expenses and the liability। तो यहाँ पर क्या होता है, पुराने वाले में हमको सवाल में शेयर्स बाई करने मिलते थे, यहाँ पे क्या होता है डिफरेंशियल वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो जब क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो बोल रहा है कि जनवरी 1 में ग्रांटेड इट्स परसिडेंट 10,000 शेयर्स एप्रिसिएशन राइट एक्सपायरिंग ऑन जून 3 ईयर 4, जनवरी 3 ईयर 4, यानी कि कितने साल का हमने उसको दिया हुआ है, ईयर 1 में हम खड़े हैं, ईयर 4 में दे रहे हैं, तो टेक्निकली जनवरी ईयर 4 है, तो 3 कंप्लीट ईयर्स है बेसिकली यहाँ पे। उसके बाद दिया हुआ अपन एक्सरसाइज में रिसीव कैश फॉर द एक्सेस अमाउंट मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक ऑन द डेट ओवर द मार्केट प्राइस ऑफ द ग्रांट डेट। ठीक है, द सर्विस पीरियड्स रन फॉर 2 ईयर्स, द मार्केट प्राइस आर एज फॉलो। तो जनवरी के दिन मार्केट प्राइस 30 रुपए की है, दिसंबर में मार्केट प्राइस 45 की है, दिसंबर ईयर 2 में मार्केट प्राइस 40 की है। मोस्ट एक्सरसाइज ऑल इज, यानी ये जो मोट है, मोट एक्सरसाइज ऑल इज स्टॉक एप्रिसिएशन राइट ऑन जनवरी 2 ईयर 3, जनवरी 2 ईयर 3। इसका मतलब ये है कि वो सेकेंड ईयर में टेक्निकली अपना शेयर्स क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, व्हेन द मार्केट प्राइस जो है 40 पे है, यानी उस दिन में प्राइस क्या है 40 पे प्रिवेल कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं जब हमने जनवरी में उसे जब यह ऑप्शन ग्रांट किया था उस समय में हमारे को मार्केट प्राइस कितने की थी, 30 की थी, 30 की थी, और हमने उसे ईयर 1 में, यानी जब हमारे ईयर 1 है तो 45 हो गया, तो हमारे लिए 15 रुपए का एक्सपेंस हमको कंपनसेटरी एक्सपेंसेस अपनी बुक्स पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। 10,000 का शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, कितना, 10,000 का शेयर्स हमारे पास आउटस्टैंडिंग है, तो 15 रुपए के लॉस हमको क्या करने पड़ेंगे, कंपनसेटरी एक्सपेंसेस बुक करने पड़ेंगे। अब हमारे लिए जो नई प्राइस है वो 45 है, अब वो 45 से 40 हो गई, तो हमको कितने का बेनिफिट मिल गया, 5 रुपए का। अब उसको देखिए कैसे आएगा, तो ये यहाँ पे
मार्केट प्राइस 45 December 1 15,000. The expenses for the year 1 is one half 150 because the service period for the 2 years and the journal entry for December is 75,000. तो फर्स्ट ईयर में 75,000 उसको रिकॉर्ड कर लेगा. The liability is stated because Mott will receive the cash, otherwise paid in capital would be credited if the stock is to be issued. तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट ईयर का यानी उसके साथ जो कमिटमेंट है 2 साल का कमिटमेंट है, तो 2 साल के कमिटमेंट में दोनों साल पे हम वैल्यूएशन कर रहे हैं. तो फर्स्ट ईयर पे जो वैल्यूएशन किया तब 45 पे आया और हमारा 1.5 लाख का कंपनसेटरी लॉस हो गया, उसको हम एक साल पे अलोकेट कर रहे हैं 75,000. तो कंपनसेशन एक्सपेंसेस कर लेंगे टू SAR प्लान यानी स्टॉक एप्रिसिएशन प्लान लाइबिलिटीज में, ये लाइबिलिटीज है. तो हमने फर्स्ट ईयर की लाइबिलिटी बुक कर दी. अब जब हम सेकेंड ईयर पे जाएंगे तो सेकेंड ईयर में क्या होगा कि मार्केट जो है अब 40 पे हो गई, यानी कि मार्केट अब रिड्यूस हो गई. तो अब सुनिए, और जबकि हमारे ईयर 1 में जिस वक्त हमने इशू किया था तब 30 रुपए का था, अब जो 10 रुपए से उसका कंपनसेटरी एक्सपेंस हुआ, यानी टोटल एक्सपेंस कितने का हो गया, 1 लाख का. यानी अब जो साल पे हमको जब ये करना पड़ेगा, पहले साल में हमने 75,000 का एक्सपेंस बुक कर लिया हुआ है और अभी पूरे 2 साल का एक्सपेंस लॉस कितने का हो रहा है, 2 साल का एक्सपेंस लॉस 10,000 का. तो जो एडिशनल एक्सपेंस हमारा हो रहा है करंट ईयर में वो सिर्फ 25,000 का हो रहा है एडिशनल एक्सपेंस, क्योंकि हमको एक्यूमुलेटेड हर साल के क्लोजिंग में हमको अपनी लाइबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, हर साल के एंड में अपनी लाइबिलिटी चेक करनी पड़ेगी. तो एडिशनल लाइबिलिटी सिर्फ 25 की हो रही है, हम यहाँ पे इक्वेट नहीं कर रहे हैं, हम पहले चेक कर रहे हैं टोटल कंपनसेटरी लॉस कितने का हो रहा है. टोटल कंपनसेटरी लॉस 1 लाख का हो रहा है. 75,000 का लाइबिलिटी ईयर 1 में ऑलरेडी हम बुक किए हुए थे, तो हम उसको छोड़ देंगे. 25,000 जो हमारा जो बैलेंस लेफ्ट ओवर है उसके लिए हम एक्सपेंस बुक कर लेंगे. तो अब हमारे पास 1 लाख का कंपनसेटरी लॉस ऑलरेडी बुक हो चुका है. अब चूंकि बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, अब बोल रहा है हमारे जो स्टॉक के प्राइस बढ़े हैं, अब मुझे वो पैसे दे दीजिए. अब जब वो पैसा मांगेगा इसका मतलब ये लाइबिलिटी हमारा राइट ऑफ हो जाएगा और उसके अगेंस्ट में हमारे कैश पे हो जाएंगे. तो पहला वाला सिचुएशन में हमने क्या किया था, हमने स्टॉक इशू किया था. दूसरा वाले केस में हम स्टॉक इशू नहीं कर रहे, बल्कि हम स्टॉक को अंडरलाइंग एसेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं और उस प्राइस में जो शेयर के प्राइस में एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन हो रहा उसको एडजस्ट करने के बाद जो बन रहा है वो हम कैश में पे कर दे रहे हैं. तो ये भी एक तरह का ऑप्शन है जो एम्प्लॉय के साथ अग्री किया जाता है. इसको आप आसान भाषा में समझे तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ डेरिवेटिव्स. यहाँ पे एक्चुअल में शेयर्स आप नहीं दे रहे, बल्कि शेयर से होने वाले जो भी इम्पैक्ट्स हैं आप उसके अगेंस्ट में कैश को दे देते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एम्प्लॉय से रिलेटेड सारा मामला. अब बताएं, कुछ अगर मन में है तो बताइए. हेलो. हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके क्वेश्चन जब आएंगे तभी समझ में ज्यादा बेहतर से आएगा. ठीक है, बट उतना भी ट्रिकी नहीं है. जनरली जो है वो एक्सपेंस और लाइबिलिटी क्रिएशन है, बस और कुछ नहीं है अगर अकाउंट्स के फंडामेंटल पे बात करें तो. ठीक है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा फॉर श्योर, हम लोग करेंगे. अब हमारा एक सवाल बनता है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब होता है द चेंज इन इक्विटी of a business during the period from the transactions and other event or circumstance from non-owner resources. तो यहाँ पे जो की टर्म है वो है नॉन ओनर रिसोर्सेस. जो आपके कोई भी डिफिनेशंस में कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनता कैसे है, तो वो बनता है नॉन ओनर रिसोर्सेस. ठीक है, यानी इट इंक्लूड ऑल चेंज इन इक्विटी during the year except those resources from the investment by the owner and distribution to the owner. यानी ओनर ने जो पैसे लगाया उससे ये प्रॉफिट नहीं बनता, ये नॉन ओनर रिसोर्सेस से पैसे बनते हैं, यानी कोई तीसरा ही फैक्टर इसको ड्राइव करता है. ठीक है, अब एग्जांपल्स क्या क्या आएगा वो हम पढ़ेंगे और समझेंगे कैसे काम करता है. ठीक है,
The non-owner resources include the revenue, expenses, gain and losses from the period और gain losses not always reported directly to the income statement. यानी उसको हम डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट में नहीं शो करते, तो उसको हम कहाँ शो करते हैं, उसको हम OCI में शो करते हैं। उसको कहाँ शो करते हैं? Certain gain and losses are excluded from the calculation but included in the calculation of comprehensive income. क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर इनकम को हम OCI में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? The each entity can revert compensative loss. Each entity can report comprehensive income या loss with either a single statement of comprehensive income or two separate consecutive presented statement. यानी उसको सिंगल में भी प्रेजेंट कर सकता है और दो प्रेजेंट में भी कर सकता है, यानी दो पार्ट में भी प्रेजेंट कर सकता है, प्रेजेंटेशन के बारे में बोलता है। तो अब सवाल बनता है कि हमारे पास इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या होता है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन क्या होता है। तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में हम IFRS 5 के बारे में सुने होंगे, जिसमें हम इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन या हेल्ड फॉर सेल के बारे में हम रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, टेक्निकली उसको हम लोग बोलते हैं हेल्ड फॉर सेल वाला। तो पहले तो हम करते हैं कि नॉन कॉम्प्रिहेंसिव जो हमारे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है वो कौन कौन सा है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले other comprehensive income that are revenue, expense, gain and loss that are included to the comprehensive but excluded from the income under US GAAP and IFRS. The entity must classify the specific income as their nature. जैसे कि पेंशन के एडजस्टमेंट के कारण, लेकिन ये आपको आसानी से समझ में ना भी आए, लेकिन ये आपको हमेशा समझ में आएगा क्योंकि आपने ये किया है। अनरियलाइज्ड गेन और लॉसेस फॉर दी अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी। जब हम इन्वेस्टमेंट चैप्टर कर रहे थे तो हमने इन्वेस्टमेंट को तीन तरीके से क्लासिफाई किया था। एक था ट्रेडिंग सिक्योरिटी, दूसरा था अवेलेबल फॉर सेल और तीसरा था हेल्ड टू मैच्योरिटी। तो हमने बोला था जो अवेलेबल फॉर सेल वाली है इसके जो भी अनरियलाइज्ड गेन या प्रॉफिट है, अनरियलाइज्ड गेन या लॉस, वो आप कहाँ लिखिएगा? OCI में लिखिएगा। कहाँ लिखिएगा? OCI में लिखिएगा। तो ये वाला हमने एग्जांपल्स पहले भी पढ़ा हुआ है। तो बोल रहा है अनरियलाइज्ड गेन लॉस अवेलेबल फॉर सेल्स, डेट की इनकम यहाँ आएगी। अनरियलाइज्ड गेन लॉसेस रिजल्ट फ्रॉम द डेट सिक्योरिटी बीइंग ट्रांसफर्ड इनटू अन अवेलेबल फॉर सेल फ्रॉम द हेल्ड टू मैच्योरिटी। यानी कि रिक्लासिफिकेशन, यानी हेल्ड टू मैच्योरिटी से अगर अवेलेबल फॉर सेल में अगर कोई ट्रांसफर होगा तो उससे जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या लॉस होगा वो भी हम OCI में दिखाएंगे। सब्सिक्वेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन द फेयर वैल्यू ऑफ अवेलेबल फॉर सेल डेट जो भी है वो यहाँ से आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक जब तक शेयर आप डिवेंचर आप बेच नहीं देते तब तक जो भी मार्क टू मार्केट एडजस्ट करते हैं तो उसके जो भी प्रॉफिट या लॉस होते हैं वो हम OCI में रिपोर्ट करते हैं, वो हम उसको कहाँ रखते हैं? OCI में रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमने आपके साथ करा था। फिर हमने आपके साथ फॉरेन करेंसी का पढ़ा था, जब हम बोल रहे थे कि जब हम बैलेंस शीट को ट्रांसलेट करते हैं तो उसका जो अनरियलाइज्ड इनकम या लॉस होता है उसको भी हम कहाँ दिखाएंगे? उसको हम दिखाएंगे OCI में। कहाँ दिखाएंगे? OCI में। तो बोल रहा है ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट, ट्रांसलेशन का मतलब सिर्फ कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट यानी एक करेंसी से दूसरी, यानी फंक्शनल करेंसी या ट्रांजैक्शनल करेंसी का जो एक्सचेंज करते हैं तो उससे जो अनरियलाइज्ड गेन या लॉस जो भी होगा उसको हम OCI में रिपोर्ट करते हैं। अब इसका एग्जांपल आसान कर देते हैं आपके लिए कि आपके पास कोई होल्डिंग कंपनी है जो UAE में है, आपकी कोई सब्सिडरी है जो इंडिया में है। अब सब्सिडरी को होल्डिंग कंपनी में जब आप वो लाते हैं कंसोलिडेशन के टाइम इनकॉर्पोरेट करेंगे तो इंडिया के करेंसी को यानी INR को UAE में आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा और ट्रांसलेट करते वक्त कुछ भी प्रॉफिट या लॉस आएगा जो कि अभी तक अनरियलाइज है क्योंकि आपने अभी तक उसको बेचा नहीं है, तो जो अनरियलाइज प्रॉफिट या लॉस होगा वो OCI में आएगा। ठीक है, ये कन्वर्जन के लॉस होते हैं या प्रॉफिट होते हैं। ट्रांजेक्शंस आर डेजिग्नेटेड, तो बोल रहा है फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन एडजस्टमेंट गेन एंड लॉस ऑन फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन दैट आर designated as economic hedge to net investment in foreign currency are reported as component of OCI. Foreign currency translation adjustment remain in OCI until the sale or liquidation of investment in the foreign country. जब तक कि आप उसको बेच नहीं देते
या डाइवेस्ट नहीं कर देते, हटा नहीं देते, तब तक कि उसकी जो डाइवेस्ट का मतलब हटा देना, जब तक आप डाइवेस्ट नहीं करेंगे या उसको सेल नहीं करेंगे या लिक्विडेट नहीं करेंगे, तब तक की जो उसकी अनरियलाइज प्रॉफिट या गेन है वो ओसीआई में पड़ी रहेगी। ये भी आपके साथ मैंने ऑलरेडी आपका किया हुआ था। फिर बोल रहा है इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक क्रेडिट रिस्क, यानी लाइबिलिटी फॉर विच द फेयर वैल्यू ऑप्शन इज इलेक्टेड, यानी कोई लाइबिलिटी है जिसके लिए आपने फेयर वैल्यू रखा। तो यहाँ भी जो होता है कि जो अनरियलाइज्ड है, अभी तक रियलाइज नहीं किया है, अनरियलाइज है, सब में अनरियलाइज रखेंगे, ठीक है। तो आपने फॉर लाइबिलिटी फेयर वैल्यू ऑप्शन द चेंज इन फेयर वैल्यू दैट आर एट्रीब्यूटेबल टू द इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक क्रेडिट रिस्क इज इंक्लूडेड इन द कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये भी अनरियलाइज्ड है, अभी तक रियलाइज नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पे लिखा था। फिर ये वाला आपने किया उस दिन हमारे साथ बैठ के, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल किए हैं कि जब भी कोई रिवैल्यूएशन करते हैं कोई एसेट का, तो रिवैल्यूएशन करने के कारण जो भी हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करते हैं उसको हम ओसीआई में दिखाते हैं, उसको हम इमीडिएटली इनकम स्टेटमेंट में नहीं ले जाते, जब हम उस एसेट को बेचेंगे तभी ले जाके हम उसको इनकम स्टेटमेंट में उसकी प्रॉफिट या लॉस बुक करते हैं। तो अंडर आईएफआरएस रीवैल्यूएशन सरप्लस गेन या लॉस कुछ भी होगा, लॉस 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 पीएनएल में जाएगा, गेन यहाँ सिर्फ आएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, गेन रिकॉग्नाइज व्हेन intangible asset or fixed asset are valued are also included in the OCI, revaluation surplus are not reclassified into the net profit, यानी अभी तक उसको नेट प्रॉफिट में नहीं लिखेंगे। in the subsequent period they may be transferred directly to the retained earning when the related asset is used or de-recognized, तो आप OCI से डायरेक्टली उसको आप अपने इसमें ले सकते हैं, रिटेन अर्निंग में ले सकते हैं, लेकिन जब तक वो एसेट आपके पास है और आपने कोई रिवैल्यूएशन गेन करी हुई है तो आप उसको ओसीआई में लिख के दिखाएंगे। तो ये सारे हमने आपके साथ किया हुआ। फिर बोल रहा है नहीं, क्योंकि रीवैल्यूएशन में क्या होता है ना आईएफआरएस में, इमीडिएटली प्रॉफिट बुक नहीं करवाते वो लोग, नहीं तो फिर वो ये हो जाएगा, मैनिपुलेट हो जाएगा बुक्स, क्योंकि एसेट अभी भी आपके पास है, आपने वैल्यूएशन बढ़ा दी है, ठीक। फॉरेन करेंसी लॉसेस अनरियलाइज्ड है, यहाँ पे सब जगह देखिए, यहाँ सिर्फ ट्रांसलेशन वाले आ रहे हैं, यानी हाँ, जब तक आपके पास बैलेंस शीट में वो एसेट है, एक साल में कुछ वैल्यू में था, दूसरे साल कुछ वैल्यू में है, तो वो जो पोर्शन अभी तक अपने एसेट नहीं बेचा है, तो जो अनरियलाइज गेन या लॉस है उसको आप अभी ओसीआई में लिख के रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कैश फ्लो हेज है, the effective portion of the cash flow hedge is reported as a component of OCI until the cash flow associated with the hedge is realized, इसका मतलब जो भी unrealized है ये अभी तक realized नहीं है, until it's realized, इसका मतलब unrealized अगर कुछ भी है तो वो कहाँ जाएगा, OCI में जाएगा। हेजिंग का मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि जब कोई फॉरेन करेंसी में आपको कोई पेमेंट करना होता है, ठीक है, लेकिन उसका ड्यू डेट आपके पास अभी अभी हम लोग कौन से महीने में है, मान लो जून में कर रहे हैं, और आपने 3 महीने का कोई पेमेंट प्लान है जो आपको यूएस यूके यूके में यानी पाउंड में पे करना, आप सऊदी में है और आपने कोई एसेट मंगाया, उसका 3 महीने के बाद पेमेंट है, तो आपको क्या करेंगे, आपके पास दो रिस्क है, या तो करेंसी इन्फ्लेट हो जाएगा, नहीं तो करेंसी डिफ्लेट हो जाएगा यानी कम जाएगा। तो अगर एज अ प्रॉपर फाइनेंस गए आप क्या करेंगे, यू विल हेज, यानी आप उसके लिए क्या करेंगे, फ्यूचर में बाई कर लेंगे, ठीक है, यानी उसको फॉरवर्ड बाई कर लेंगे करेंसी को, या फिर दो तीन हेज होता है, ठीक है, जिसमें आप सबसे आसान क्या होता है कि आप फ्यूचर बाई कर लेंगे, यानी आप किसी बैंक के साथ कोई एग्रीमेंट में इंटर कर लेंगे, बोलेंगे कि मेरे लिए प्राइस फिक्स कर दीजिए 3 महीना क्या रेट में, उसके लिए कुछ स्मॉल परसेंटेज वो चार्ज करते हैं, तो उसके लिए आपको बोलते हैं फॉरवर्ड बाई कर लेना, ठीक है। तो वो जो आपने फॉरवर्ड बाई किया एक्चुअल में आपने हेज किया, यू हेज योर सेल्फ फ्रॉम द अनसर्टेनिटी ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये हमारे पास पढ़ना है, इसमें पार्ट 2 में पढ़ना है, और बहुत डिटेल में पढ़ना है, मनी मार्केट हेज है, कैपिटल मार्केट हेज है, सब है उसमें, ठीक है। तो ये सारे होते हैं। उसके बाद पेंशन एडजस्टमेंट में बोल रहे हैं चेंज इन फंक्शनल स्टेट ऑफ द पेंशन प्लान ड्यू टू द गेन और लॉस प्रायर सर्विस कॉस्ट और नेट ट्रांजेक्शन वैल्यू, यहाँ भी जो अनरियलाइज वाले हैं बेसिकली, ठीक है। तो जो भी अनरियलाइज है, जो अभी तक नहीं है, मेनली उसके अगर कोई प्रॉफिट या लॉस है ना,
लॉस तो रिवैल्यूएशन का डायरेक्ट बुक कर लेंगे क्योंकि वो इम्पेयरमेंट की तरह क्वालिफाई करता है, लेकिन बाकी जो इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जो ओसीआई में ही उनको आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, जो सबसे कॉमन आता है वो आता है अवेलेबल फॉर सेल एग्जाम के हिसाब से, फॉरेन करेंसी हेज एग्जाम के हिसाब से, कैश फ्लो हेज एग्जाम के हिसाब से, रिवैल्यूएशन सिर्फ इंक्रीज वाला एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, अब बोल रहा है क्लासिफिकेशन। अब रिक्लासिफिकेशन कब होगा, जब मान लो ओसीआई वाला जो अवेलेबल फॉर सेल वाला एसेट बिक गया, तो अब जो आपने ओसीआई में प्रॉफिट रखा था आप उसको रिक्लासिफाई कर सकते हो इनकम स्टेटमेंट में। तो इन्होंने एग्जांपल दिया है कि रिक्लासिफिकेशन मूव अदर ओसीआई इनटू दी अकुमुलेटेड अदर ओसीआई इनकम टू द इनकम स्टेटमेंट। सिंपल सी बात है, ओसीआई से यानी जो अकुमुलेटेड ओसीआई है वो आपके इनकम स्टेटमेंट में आ जाएगा, या किसी किसी केस में डायरेक्टली रिटेन अर्निंग में आ जाता है। ठीक है, रिक्लासिफिकेशन इम्पैक्ट करंट ईयर comprehensive income. If, for example, an item unrealized gain is reclassified from the accumulated OCI income to a realized gain reported to the income statement, यानी कि आपने कोई एसेट को रीवैल्यूड करके रखा हुआ था, अब वो एसेट बिक गया, तो वो जो अनरियलाइज्ड इनकम था अब वो रियलाइज हो गया, तो अब उसको आप ओसीआई से निकाल के डायरेक्टली पीएनएल में ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ बोल रहा है कि ट्रांसफर पॉसिबल है अनरियलाइज, जब तक वो बिका नहीं था, अब रियलाइज हो गया, एसेट बिक गया, तो अब आप उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है, फिर अब बोल रहा है कि यहाँ पर से एग्जाम्पल्स को पढ़ना है और बताना है कि इसमें ओसीआई कौन कौन सी है। तो आप देखिए एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या क्या चीज है जो ओसीआई में आ रहा है, क्या क्या चीज जो है नेट इसमें आ रहा है। ठीक है, नेट इनकम में आ रहा है। तो सबसे पहले बोल रहा है फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन, तो ये ओसीआई में आ गया। इंटरेस्ट रेवेन्यू जो है ये इनकम स्टेटमेंट में डायरेक्टली चला जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स और इनकम स्टेटमेंट में। अनरियलाइज्ड गेन ट्रेडिंग डेट सिक्योरिटीज है, हमने एग्जांपल में अवेलेबल फॉर सेल वर्ड यूज किया है, ट्रेडिंग नहीं यूज किया। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जब हम डिस्कस कर रहे थे तब हम ट्रेडिंग सिक्योरिटी वर्ड यूज नहीं किया था, हमने अवेलेबल फॉर सेल वर्ड यूज किया था। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म दिया हुआ है ट्रेडिंग, तो अगर ये ट्रेडिंग है इसका मतलब ये डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। फिर सेल्स रेवेन्यू कहाँ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। अनरियलाइज्ड गेन फॉर अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी वो कहाँ जाएगा, ओसीआई में जाएगा। जीएनडे कहाँ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। एक्चुरियल लॉस ऑन पेंशन, ये मैं हमको लग रहा है ये ओसीआई में जाएगा, इसको मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो मैं एक बार, हाँ अरे भाई ये देखिए ये ट्रेडिंग सिक्योरिटी है भाई, ये की पॉइंट है। मैंने क्या बोला था, तीन तरह, एक तो ट्रेडिंग सिक्योरिटी था, एक अवेलेबल फॉर सेल था और तीसरा हेल्ड टू मैच्योरिटी था। इसमें वाला सिर्फ ओसीआई में जाता है, कुछ भी। हाँ, अनरियलाइज वो भी, सिर्फ अनरियलाइज नॉट रियलाइज। अब देखते हैं फॉरेन करेंसी ओसीआई इंटरेस्ट नेट इनकम क्लास इनकम स्टेटमेंट अनरियलाइज्ड डेट सिक्योरिटी नेट इनकम सेल्स नेट इनकम अवेलेबल फॉर सेल्स इंपॉर्टेंट बात ओसीआई जनरल नेट इनकम सेलिंग नेट इनकम एक्चुरियल लॉस जो है वो ओसीआई में। ठीक है, तो ये हमको आता है इस तरह का एग्जाम में एक प्रॉपर सवाल आता है, तो ये मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये। हाँ, एक्चुरियल लॉस का मतलब जो होता है जो हम लोग पेंशन या किसी बेसिकली ये पेंशन का वैल्यूएशन लॉस होता है, जो एक्चुरियल हम लोग को निकाल के देता है कि हाँ अभी ये इस साल पेंशन की इतनी लाइबिलिटी हुई, या इस साल पेंशन की लाइबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हुई, तो ये एक्चुअल लॉस है। ठीक है, ये एक तरह का प्रोविजनल लॉस है, एक्चुअल लॉस नहीं है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ प्रोविजनल लॉस है।
ठीक है। अब आता है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब नेट इनकम प्लस ओसीआई दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपका कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बन जाएगा। ठीक है। अब आता है एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। इसका हमको इनकम स्टेटमेंट में सेपरेट लाइन में शो करना पड़ता है। ठीक है, सेपरेट लाइन में शो करना पड़ता है। तो बोलता है आर द रिपोर्टेड सेपरेटली फ्रॉम द कंटिन्यूइंग ऑपरेशन इन द इनकम स्टेटमेंट, नेट ऑफ टैक्स शो करना पड़ता है। ये भी आपका एमसीक्यू का सवाल है। नेट ऑफ टैक्स डिसकंटिन्यूड में इंक्लूड द कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी और अ ग्रुप ऑफ कंपोनेंट और अ बिजनेस और द नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी। नहीं, टैक्स को यानी हर में क्या कर रहे थे आप, पहले सब कुछ कैलकुलेट करके बाद में बॉटम लाइन में टैक्स में ले रहे थे। यहाँ पे अलग से टैक्स कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। मान लो 100 रुपए का बेचा, 100 रुपए के ऊपर मान लो 40% का टैक्स है, तो आप 60 रुपए में रिपोर्ट कीजिए। आपको जरूरत नहीं है 100 रुपए में रिपोर्ट करने का, आपको 60 रुपए में रिपोर्ट करना चाहिए। ठीक है। तो ये एंटिटी का मतलब वही है जो एंटिटी बेचने वाला है या बिक गया है। द कंपोनेंट इज अ पार्ट ऑफ एंटिटी फॉर विच द ऑपरेशन एंड द कैश फ्लो कैन बी क्लियरली distinguished both operationally or for the financial reporting purpose from the list। अब इसमें क्या होता है कि अच्छा ये कुछ डिफिनेशंस है। उसके बाद बिजनेस को कैसे डिफाइन किया गया है, नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी को हेल्ड फॉर सेल को कैसे डिफाइन किया गया है, बस ये जनरल डिस्कशन है। फिर अकाउंटिंग रूल्स, टाइप ऑफ एंटिटीज टू बी कंसीडर, द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन कंपोनेंट द ग्रुप कंपोनेंट हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ और इज क्लासिफाइड हेल्ड फॉर सेल। तो ये क्या है, ये हमारा सेपरेटली शो किया जाएगा किसमें, पीएनएल के अंदर में इसको सेपरेट लाइन में रिपोर्ट है। लूलू का एक इन्वेस्टमेंट अभी था इसमें सऊदी में जो नहीं चल रहा था, तो उसने उसे बेच दिया। ठीक है, लाइन ऑफ बिजनेस सेम है पर अब उसको नहीं चलाना है। जैसे लुलु मलेशिया के सारे ऑपरेशन बंद कर रहा है, तो मलेशिया के सारे ऑपरेशन को अब वो जनरल ऑपरेशन में नहीं दिखाएगा, उसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के हेड में दिखाएगा, ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर है उसको समझ में आ जाए कि भैया अब वहां से कोई इनकम नहीं आएगा। ताकि अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई एनालिसिस करनी है, तो अब आप समझ के कीजिएगा कि ये वाला लाइन ऑफ बिजनेस अब नहीं है उनके पास। कर सकते नहीं, कर सकते हैं, उसको 6 महीना रख सकते हैं, 1 साल लग सकते हैं। अगर क्लासिफाई कर दिया कि अब हमको बंद ही करना है, तो अब आप उसकी जो जो भी प्रॉफिट फ्लो होगी वो आप उसको सेपरेट लाइन में शो कीजिएगा। तो अब उसको हटा दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना नोट्स ऑन अकाउंट में दे दीजिए कि नाउ वी चेंज आवर माइंड्स। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि अब आप उसको वो कर लीजिए, रिपोर्ट करके बोल दीजिए कि आप मैंने इसको रिक्लासिफाई कर दिया। हाँ बिल्कुल हो सकता है, अब आपको लगा कि बंद करना चाहिए था, बाद में आपको आपने माइंड चेंज कर दिया, तो अपने नोट्स में दे दीजिए कि अब मैं नहीं बंद कर रहा हूँ, खत्म। रिवर्सल तो पॉसिबल है ना। ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ आइटम included in the result of discontinued, result of operation of component gain and loss on the disposal, impairment loss, ये सारे के सारे जो भी है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से रिलेटेड है वो आपको दिखाना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी इम्पेयरमेंट लॉस, एंटिसिपेटेड फ्यूचर गेन एंड लॉस है वो भी आपको बताना पड़ेगा। फिर आपको प्रेजेंटेशन यानी सेपरेट कंपोनेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, यानी नोट्स ऑन अकाउंट्स में आपको सेपरेटली आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ये फिर बोल रहे हैं डिस्क्लोज ऑन द फेस ऑन नोट्स ऑन अकाउंट्स, आपको जो भी डिसकंटिन्यू या डिस्पोजेबल से पैसे आने वाले हैं या आ गए हैं वो आपको दिखाना पड़ेगा नोट्स ऑन अकाउंट में। अभी चूंकि मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने बैलेंस शीट उसकी अभी पढ़ी थी, जो उसने क्वार्टरली दिसंबर वाले क्वार्टर की जो रिलीज की थी, उसमें मैंने पढ़ा था, तो हमको पता चल गया था कि वो सऊदी के अपने एक बिजनेस को उसने डाइवेस्ट किया, खत्म किया। बोलिए। मर्जर अलग चीज है ना भाई, मर्जर तो अलग ही चीज है।
अब उसको नहीं रखना है, बेच के हटाना है, तो उसको मर्जर से क्या मतलब है? मर्जर जब होगा तो उसके लिए फिर वो नया पार्टनर ढूंढेगा, उसको वो बेचेगा या फिर उसके साथ मर्ज करेगा। अब वो देखेगा ना कि दोनों में क्या फिजिबिलिटी है, उसके लिए तो उसके पास फाइनेंशियल एनालिस्ट होंगे ना अंडरस्टैंड करने के लिए कि दोनों की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है। बोला ट्रायल बैलेंस below represent the income statement for the year one from the all sports company in the trial balance, ठीक है। एंड द गल्फ डिवीजन ऑफ ऑल स्पोर्ट्स हैज बीन लूजिंग मनी ऑन अ मंथली बेसिस, यानी कि जो गल्फ रीजन का जो बिजनेस है वो क्या हो रहा है, बिजनेस लॉस कर रहा है। द गल्फ डिवीजन, जो गल्फ डिवीजन है, लॉस कर रहा है। द गल्फ डिवीजन इनकम स्टेटमेंट आर ऑल्सो प्रेजेंटेड बिलो, ठीक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड ऑन द 30th अप्रैल ईयर वन टू डिस्पोज दिस गोल्फ डिवीजन को बंद करना है। दी कैरिंग वैल्यू ऑफ द गोल्ड डिवीजन दिया हुआ है हमारे पास 30 अप्रैल को, कितने का, 4 मिलियन का। एंड द फेयर वैल्यू लेस द कॉस्ट ऑफ सेल इज कितना, 2 लाख, 2.2 million। आफ्टर मंथ ऑफ negotiation the division net asset sell for how much, 2 million। the gold division has been a continuing loss for year 2 for 200,000 per month। all sports, ठीक है, ऑल स्पोर्ट्स इनकम टैक्स रेट इज 40% फॉर ईयर वन, ईयर टू, assuming all the sports income from the continuing operation is 4.8 million and in year one and 5.2 in year two, ठीक है। तो ये दो बातें हमारे पास दिया हुआ है। अब हमसे बोल रहा है कि आपको बताना है ईयर वन ईयर टू के हिसाब से देखिए। तो बोल रहा है हाउ शुड द डिस्पोजल ऑफ गोल्ड डिवीजन बी रिपोर्टेड इन ऑल स्पोर्ट्स ईयर वन एंड ईयर टू ट्रांजेक्शन। तो ईयर वन ईयर टू ट्रांजेक्शन में हम उसको कैसे दिखाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो सबसे पहले बोल रहा है रिपोर्टिंग इन ईयर वन, the gold division has not disposed for, until year 2, so would be reported as held for sale, यानी कि अभी भी हम उसको सेपरेट लिखाएंगे held for sale in the financial year। the continuing loss for the gold division would be included in the discontinued operation in year 1, यानी अब आपको शो करना पड़ेगा कि गोल्ड डिवीजन लॉस मेकिंग है और उससे हमको इतने का लॉस हो रहा है। तो ये आपको नेट ऑफ टैक्स शो करना पड़ेगा, पहला चीज नेट ऑफ टैक्स, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नेट ऑफ टैक्स, ठीक है। फिर दूसरा आपको इम्पेयरमेंट लॉस, क्यों, क्योंकि 4 मिलियन का जो है, सॉरी 2.2 मिलियन नहीं, 4 मिलियन का आइटम 2.2 में अभी आपका वैल्यूएशन हो रहा है, तो 1.8 मिलियन का आपका इम्पेयरमेंट लॉस है। क्या है, एक मिनट, आपके नहीं नहीं नहीं, आप देखिए, आप पहले पढ़े, अरे सुनिए ना भाई, ये कैरी, सुनिए ना, हाँ, द कॉस्ट टू सेल का मतलब होता है कि यहाँ पे द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इसका मतलब एन आर वी, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है एन आर वी। इसको अरे ये सब इंग्लिश का बड़ा खतरनाक टर्म सब है, इसलिए बोल रहा हूँ। ये एनआरवी है, एनआरवी का मतलब इतना ही पैसा अभी रिकवर हो पाएगा। तो 4 लाख में से 2,20,000 एनआरवी, सॉरी 4 मिलियन के अगेंस्ट 2.2 मिलियन, तो 1.8 मिलियन एम्पेयरमेंट लॉस हो गया। अब चूंकि इसको भी हमको नेट ऑफ टैक्स दिखाना है, क्या दिखाना है, नेट ऑफ टैक्स। तो ये दो आपको दिखाना पड़ेगा बैलेंस अपने इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। तो यानी अब आप क्या दिखाइएगा, इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, income from discontinuing operation, loss from the operation, loss for impairment, net of tax, net of टैक्स। तो अभी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने उसका देखा है और यही प्रेजेंटेशन स्टाइल होता है, ठीक है। अब ईयर टू में क्या हो गया, बिक गया, ईयर टू में क्या हो गया, बिक गया। तो एनआरवी अभी कितनी थी, 2.2 मिलियन, बिक कितना में गया, 2 मिलियन में बिक गया, कितना बिक गया, 2 मिलियन। तो इसका मतलब 2 मिलियन का लॉस रिकॉर्ड होगा, ठीक है। सॉरी 200,000, यस यस 200,000 का लॉस रिकॉर्ड होगा ईयर टू में। तो आइए ईयर टू में आते हैं, तो सबसे पहले सवाल पे आते हैं। तो सबसे पहले ये वाला पोर्शन हमारा क्लियर है, 200,000 लॉस ऑन डिस्पोजल, 200,000 लॉस ऑन डिस्पोजल,
ये कैसे आया, ये तो हमने कर लिया 2.2। अरे भाई लॉ एक्सपेंस पे भी तो टैक्स का बेनिफिट मिलेगा ना, टैक्स को माइनस करके बेनिफिट देगा ना। नेट, नेट ऑफ टैक्स। ठीक है, ये हो गया, ये लाइन क्लियर है। लॉस ऑफ, अच्छा 2 लाख हर महीने लॉस हो रहा था, कितना लॉस हो रहा था, 2 लाख हर महीना, यानी 6 महीना जून तक आप लॉस किया तो 12 लाख, 12 लाख में नेट ऑफ टैक्स किया तो कितना, 7 लाख। हाँ, तो अब आप जब ईयर 2 का एफएस बनाइएगा तो क्या लिखेगा, इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अरे भाई तो बीत गया ना, सब कुछ खत्म हो गया ना, अब तो आपको ईयर एंड में आपको एफएस बनाना है ना अपने, अपने शेयर होल्डर के लिए। कहाँ पे, कहाँ 30 अप्रैल बोल रहे हैं हम, 30 जून। अरे कहाँ पे 30 अप्रैल है, कहाँ पे 30 अप्रैल लिखा हुआ था आपको, हाँ? अरे ये डायरेक्टर डिसाइड किया है भाई, ये बोर्ड ऑफ मीटिंग में। हाँ ठीक है, तो वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अग्री किया, बात फाइनल हो गया, ईयर 2 में सब कुछ खत्म हो गया, दुनिया अलग, नई चीज। तो इन्होंने बोला कि लॉस फ्रॉम ऑपरेशन और लॉस ऑन सेल ऑफ डिसकंटिन्यूड, यानी कि पूरा का पूरा बिजनेस जीरो कर दिया। अब मेरा पूरा जो नेट इनकम है वो है आज के दिन में 4.3 मिलियन, हमारा नेट इनकम है। अगर कोई ओसीआई होता तो हम उस ओसीआई को यहाँ पे इसके नीचे लिखते, क्योंकि नेट इनकम तक हमारा जनरल कैलकुलेशन है, इसके आगे अगर कोई ओसीआई होता तब लिखते, और ओसीआई ऐड करने के बाद जो बॉटम लाइन में आता उसे हम बोलते कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा सीएमए पार्ट 1 का पूरा अकाउंटेंसी का कोर्स था, सिलेबस था। अब हम 1 मिनट में आपको रिकैप करा रहे हैं, और आपको एक प्रिपरेशन, अब आपको कल से रिवीजन कैसे करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। डेली कैसे टॉपिक उठा के इसको खत्म कीजिएगा, एक एक छोटा छोटा, क्योंकि नेक्स्ट वीक में हम पोस्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि जो दूसरा सेक्शन है वहां से अब हम जाएंगे, सेक्शन ए हमारा खत्म हो गया। तो देखिए, सबसे पहले जो बैकग्राउंड वाला चैप्टर था वो वाले चैप्टर में आइएगा, थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा के रीडिंग में कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पढ़ा था, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पीएल वाला बैलेंस शीट वाला पार्ट था, इनकम स्टेटमेंट कैश फ्लो वाला पार्ट था। फिर एसेट का वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ हमने पढ़ा था, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें थी। फिर हमने इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के अंदर लीफो फीफो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पूरा का पूरा एक फुल सेट था, इसको हम किया था। तो इसको अभी आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये वाला आपका कॉस्टिंग में भी रिवाइज हो जाएगा, तो इसको अगर अभी आप नहीं भी कीजिएगा तो भी आपका रिवाइज हो जाएगा। फिर आपका ये इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत अच्छे से किया था, इसको भी एक बार पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो हो जाएगा। टोटल मार्केट 9 चैप्टर बनता है बुक के हिसाब से, ठीक है। तो 9 चैप्टर को अगर डेली जो है 10-10 सवाल, और आपके पास जो क्वेश्चन आंसर करने के लिए ग्लाइम का हमने क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, तो ग्लाइम का क्वेश्चन बैंक से अब आप स्टार्ट कीजिए, टॉपिक बाय टॉपिक पर डे 10 सवाल खाली करना है, ठीक है। 10 सवाल पर डे। क्या चीज ठीक से कराए, टैक्स का मैं ठीक है करा दूंगा एक दिन टैक्स में। तो एक काम करेंगे, नेक्स्ट वीक में हम क्वेश्चन आंसर करा देंगे, 20 क्वेश्चन करा देंगे, और टैक्स करवा देंगे। तो अब ठीक है, बट हम 1 वीक से ज़्यादा और हम फिनेंशियल, कोई मुश्किल नहीं है, हम एक दिन और करवा देंगे, कोई ऐसा एकदम वो नहीं है। लेकिन हम अब चाह रहे हैं कि ये वीक जो है, अब आपके लिए जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है पूरा रिवाइज करने के लिए ये वीक है, जिसके अंदर आप एक बार ऊपर नीचे खाली स्क्रॉल भी कीजिएगा तो आपको बहुत सारा चीज़ याद पड़ जाएगा। और भाई साहब अभी आप कहाँ पे हैं, थोड़ा अब आइए, आपको थोड़ा सा सिलेबस से दीदार करा दूँ। अभी तक आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंप्लीट करी है,
सिलेबस अभी आप दीदार करें, फिर से चेक करें। अभी आपकी पूरी प्लानिंग बजटिंग बाकी है, परफॉर्मेंस बाकी है, कॉस्टिंग बाकी है, इंटरनल कंट्रोल बाकी है, टेक्नोलॉजी बाकी है। तो अभी आप सिर्फ 15% के लिए इतना पढ़े हैं। हाँ, अभी आपका 85% बाकी है। जो कभी कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग भी काफ़ी डिटेल में है। और हम यहाँ पे जितने लोग हैं सबका एजुकेशन गैप इतना लंबा है कि हम बहुत फास्ट नहीं जा सकते, और हम जाना भी नहीं चाहते। हम हमको लगता है कि हाँ, समझ के करना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम एक्सपेंसिव है और समझा हुआ चीज़ ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो अभी सिर्फ 15% के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और उससे भी हमारा ये अभी जो हालत है वो ये है कि हम इसको बैठ के रिवाइज करेंगे कम से कम 1 डेढ़ वीक में, तब हम जाके सेकेंड दूसरे पोर्शन में जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बहुत ये है कि एक बार इसको स्क्रॉल करके एक बार बुक को पढ़ने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है फिर क्वेश्चन आंसर भी हम करेंगे साथ में। ठीक है, ओके। कल हम अभी हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी भेजते हैं, इससे थोड़ा सा प्रैक्टिस करके उसको अपडेट कर दीजिए। ओके, चलिए, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बाय।